नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज एक साल पूरा हो गया है। 7 अक्टूबर को पहली बार गाज़ा से बहुत सारी मिसाइलें निकली थीं और उसने इज़राइल के ऊपर कत्ले आम मचा दिया था और हमास के इस हमले का दंश आज तक गाज़ा झेल रहा है। आज हम ये समझेंगे कि ये जो अभियान नेतन्याहू चला रहा है, इस अभियान का एक साल के बाद नतीजा क्या निकला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस अभियान के नतीजे में क्या नेतन्याहू कथित तौर पर, जिसको वो कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला रहा है, उसमें उसको कोई सफलता मिली है। तीसरी चीज़, इस अभियान का शिकार आतंकवादी हो रहे हैं या आम लोग हो रहे हैं। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत सारे सभ्य देशों को भी इस अभियान के बहाने बर्बाद किया जा रहा है। तो नेतन्याहू का जो मकसद है, क्या वो सचमुच आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाना है, या फिर इस पूरे विवाद पर जो मेरा पहला वीडियो आया था, बल्कि उससे पहले के जो वीडियो भी आए थे, उनमें मैंने जो बताया था, इजराइल अपने निहित स्वार्थ के लिए कत्ले आम मचा रहा है। जैसे पुराने ज़माने में कुछ बाहर से आक्रमणकारी आया करते थे और बगैर सोचे समझे कत्लेआम मचाते थे ताकि राज कर सकें। मेरे ख्याल से ऐसा तो कत्लेआम का उदाहरण कोई भारत के इतिहास में मिलेगा ही नहीं। क्रूर से क्रूर राजा भी कोई किसी, ना तो धर्म ग्रंथ में या कहीं पे भी ऐसा मिलेगा जिसने सिर्फ ज़मीन कब्जा करने के लिए बगैर देखे किसी को भी काट दिया। खैर, इसको बात को जो हम कह रहे हैं, ये अभी विचार के स्तर पे कह रहे हैं, इसको तथ्यों के स्तर पे अभी हम जांचते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। इस बार जब एक साल पूरा हो रहा है गाजा का, तो अलग अलग जगह पे ये सवाल उठ रहा है कि भैया अब क्या वहां पर सीज फायर होना चाहिए। सवाल अमेरिका में भी उठ रहे हैं। पूरे दिन अमेरिका में सड़कों पर प्रदर्शन होते रहे और खुद वहां के यहूदी कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। अगर आप आदमियों को आदमी ना माने, नागरिकों को नागरिक ना माने, तो सरकार के स्तर पे भी, और कम से कम फ्रांस जैसा देश जो हमेशा से शुभचिंतक रहा है इजराइल का, उसने भी कहा है कि गाज़ा में अगर सीज फायर नहीं करते हैं तो इनके हथियारों की सप्लाई और मदद बंद कर देनी चाहिए। और इसलिए बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ये जो है वो अब शांति के बारे में सोच नहीं रहे और गाज़ा में लगातार कत्लेआम जारी रखे हुए हैं और इनको कम से कम गाज़ा पर आक्रमण करने के लिए हथियार नहीं देना चाहिए। ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा। उसके बाद वहां के मंत्रालय ने भी इस बात को दोहराया और अभी फिर इसमें एक ताज़ा खबर आ गई है जिसमें विदेश मंत्री ने कहा है कि जो काम अब नेतन्याहू कर रहे हैं उसके बाद इजराइल और खतरे में पड़ जाएगा। फ्रांस से बाकायदा सफाई भी आई कि भैया तुम दोस्त हो, तुमको दुश्मन नहीं मार रहे हैं, लेकिन कम से कम ये बेकसूरों को मारना बंद कर दो। जवाब में नेतन्याहू का एरोगेंस देखिए। कहा कि आप हमको मदद दो, या डियर मिस्टर मैक्रों, यहां से उसने भाषण शुरू किया अपना, कह रहा कि हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। सब विदेशों को सोचना चाहिए कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं और अगर वो आतंकवाद से खिलाफ लड़ाई में हमको सहयोग नहीं देते हैं तो आगे जाकर पछताएंगे। हम इस लड़ाई को जीतेंगे और मिस्टर मैक्रों, जिस दिन हम जीत जाएंगे आपको इस बात पर अफसोस होगा कि आपने हमारा विरोध क्यों किया था। इस आक्रामकता के साथ नेतन्याहू बोल रहा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। नेतन्याहू का कहना है कि यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। इस बात को हम एक बार एक तरह से समझते हैं। अगर ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, मैं मानता हूं, तो अब तक 41,000 लोगों के मरने की खबर तो स्वास्थ्य मंत्रालय दे चुका है। वहां का 41,000 लोग आपने मार दिया। अब एक मिनट के लिए ठहर के आप और मैं, हम कल्पना करें कि मेरे जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूं, जो हाउसिंग सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप रहते हैं, या जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, 2 मिनट के लिए सोचिए उसमें कितने लोगों की आबादी है, कितने घर है, उसमें कितने लोग रहते हैं। और 41,000 लोगों के मरने का मतलब क्या है और कितने लोग मरे होंगे उसमें। 41,000 ये गणित की संख्या नहीं है।
41,000 केले भी अगर आपको दे दिए जाए तो उसको आप घर में रख नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया। तो क्या गाजा के अंदर 41,000 लोग आतंकवादी थे? यह एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर नेतन्याहू को देना चाहिए। अगर आप आतंक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप अस्पतालों पे बम गिरा दो, यहां तक कि आप चर्चों पे बम गिरा दो, आप गरीब बस्तियों पे बम गिरा दो। अगर आप ये सब कर रहे हो तो एक बात बहुत पक्की और साफ है कि आप वहां कत्लेआम मचा रहे हो। ये क्यों कर रहे हैं इस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी इस पे रुकते हैं। अगर आप ये कहते हो कि आपने वहां आतंकवाद पे लगाम लगा दी है, तो आपने क्या किया था? पूरी ऊपर वाली उत्तरी गाजा पट्टी को आपने खाली कराया था। आपने वहां से एक एक आदमी को बाहर कर दिया था और सारी जनता को हाँक के आप दक्षिणी गाजा पट्टी पे ले आए थे, नीचे वाले हिस्से में। अब ऊपर का हिस्सा तो आपके पास है। आज 1 साल पूरा होने पे इनडिस्क्रिमिनेट मिसाइल उत्तरी इजराइल से चली हैं, माफ कीजिए उत्तरी गाजा पट्टी से चली हैं, वो भी तेल अवीव के ऊपर जो कि इजराइल की राजधानी है। अंधाधुंध मिसाइलें। तो इतने सारे कत्लेआम के बाद भी ना तो आप अपने बंधकों को छुड़ा पाए हो, ना आप आतंकवादियों का कुछ बिगाड़ पाए हो, तो क्या आप सचमुच उनका कुछ बिगाड़ना चाहते हो? या फिर हम पुरानी वाली उस थ्योरी पे जाएं जो ये कहती है कि ये आतंकवादी नहीं हैं, ये नेतन्याहू के लोग हैं जो नेतन्याहू का काम आसान करते हैं। इस तरह के काम करके नेतन्याहू आगे बढ़ के अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। राष्ट्रपति की उम्मीदवार कमला हैरिस से आज एक इंटरव्यू चल रहा था। उनसे पूछा गया कि क्या अब भी नेतन्याहू को अमेरिका समर्थन करता है? तो उन्होंने कहा आप सवाल गलत तरीके से पूछ रहे हैं। आप सवाल ये पूछिए कि इजराइल के लोग और अमेरिका के लोग क्या एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं? तो जवाब है हाँ। यानी सीधे नेतन्याहू को सपोर्ट करने के नाम पर कमला हैरिस ने भी स्मार्ट तरीके से बात को घुमा दिया। तो आज 1 साल बाद भी, 1 साल 41,000 लोगों को मारने के बाद भी आप अगर उस गाजा के ऊपर, बहुत लंबा नहीं है गाजा पट्टी, अपने अभियान को पूरा नहीं कर पाए हैं, आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाए हैं, तो आज आपसे ये कैसे मान लिया जाए कि आप आतंकवाद को आगे भी खत्म कर पाएंगे? तो क्या आपको जो नरसंहार है उसकी छूट दी जाती रहे? आप जितने लोगों को चींटी, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच की तरह मारते रहें चलेगा? कॉकरोच 40,000 अगर आप मारेंगे जिस दिन घर में, आप सोचिए क्या होगा। आप जीवन भर के लिए सन्यासी हो जाएंगे। आप 40,000 कॉकरोच मारने के बाद आप जो है वो कितने दिन तक डिप्रेशन में रहेंगे? सोचिए, इस आदमी ने आदमी मारे हैं। अब आते हैं इस नीति के पीछे क्या कारण है। दरअसल इतना बड़ा जो पूरा का पूरा फिलिस्तीन था वो इजराइल के कब्जे में आया है। तो आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए चरणबद्ध तरीके से। एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट होता है, कहीं ना कहीं से कोई कन्फ्लिक्ट होता है, और ज़्यादातर उन कन्फ्लिक्ट की जिम्मेदारी आती है उन लोगों पे जो बाद में इजराइल के नज़दीकी माने जाते हैं, जैसे हमास को खड़ा किसने किया? इजराइल ने किया। क्यों खड़ा किया? इसलिए खड़ा किया क्योंकि जो वेस्ट बैंक है, जो इजराइल का एक दूसरा हिस्सा है, फिलिस्तीन दरअसल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले फिलिस्तीन बहुत बड़ा था, ये सब इतिहास आप जानते हैं, और कैसे इजराइल ने धीरे धीरे करके पूरे फिलिस्तीन को छोटा कर दिया, समेट दिया। अब जो वेस्ट बैंक है उसके अंदर भी कई जगहों पे, अलग अलग जगहों पे वो ओपन जेल जैसा है। दीवारें बना दी गई हैं, इन इलाकों में नहीं आएंगे फिलिस्तीनी, यहाँ फिलिस्तीनी नहीं आएंगे, और उनको पूरी तरह से कैद कर दिया गया है। और दूसरा हिस्सा है गाजा। एक तरह से यह काम किया गया कि पूरे फिलिस्तीन की एक सरकार ना रहे, इसलिए एक और सरकार दूसरी जगह बनवा दो, और वो हमास की सरकार थी। जैसे कि बांग्लादेश की सरकार दूसरी बनवा दी इंदिरा जी ने, और पाकिस्तान अलग, एक ना रहे। अब तो वो अलग देश हो गए, लेकिन ये देश दोनों मिला के एक ही है, लेकिन सरकार अलग अलग है। तो अलग सरकार किसने बनवाई थी हमास की? खुद इन्होंने बनवाई थी।
याद कीजिए जब 7 अक्टूबर वाला कांड हुआ था जिसकी आज बरसी मन रही है, तब बाकायदा एक पत्रकार ने अपने पुराने ट्वीट को शेयर किया कि मैंने बाकायदा, और वो पत्रकार कोई ऐसी वैसी पत्रकार नहीं है, उसको लोग पढ़ते हैं गंभीरता से, मैंने बताया था कि यहाँ पर तैयारी चल रही है, रिहर्सल करते देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं इजराइल की सरकार क्या कर रही है। और जो लोग जासूसी में वर्ल्ड चैंपियन हैं उन इजरायलियों को अपने ही इलाके में गाजा में वो तैयारियां दिखाई नहीं दी। हमास कितनी कामयाबी से इतना बड़ा हमला करने में कैसे कामयाब हो गया, इससे ये शक जाता है कि हो ना हो ये हमला इन्होंने खुद ही अपने ऊपर करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि इतिहास गवाह है ये पहले फिलिस्तीन के साथ में संघर्ष करते हैं, जैसे ही थोड़ा हथियार पावर जुटा लेते हैं उसके बाद फिलिस्तीन के साथ संघर्ष करते हैं, फिर कहते हैं कि इन्होंने हम पे हमला किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अक्सर ये फिलिस्तीनी तो पत्थर उत्तर फेंकने लगते हैं उतने भर में ही, और फिर उसके बाद में वो कुचल देते हैं, नए इलाके पे कब्जा कर लेते हैं। जब ये हुआ था मैंने कहा था कि गाजा पे कब्जा होगा, उत्तरी गाजा पे कब्जा हो चुका है, अब ये बाहर निकलेंगे इसकी संभावना ना के बराबर है। गाजा पट्टी अब इजराइल की हो गई है। खैर, इसी तरह से ये अपना जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है उसके तहत अब ऊपर भी जा रहे हैं लेबनान की तरफ। मैंने आपको बताया था कि लेबनान किस तरह से इजराइल कहता है कि ये तो हमारा हिस्सा था, हमको वापस चाहिए, और अब वहां पर भी आतंकवाद पे हमला करने के नाम पे लगातार वहां घुसने की कोशिश कर रहा है, हमले कर रहा है। और उधर हिजबुल्लाह को जो है इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया, और बाहर से लोग टेररिस्ट लिखते ही हैं और उस पर हमले कर रहा है। जबकि हिजबुल्लाह जो है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से वो अपनी धरती की रक्षा के लिए लड़ते हैं। और जब गाजा में कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है, तो उस वक्त बहुत कम लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, उसमें हिजबुल्लाह भी था। अब आप कहेंगे कि लेबनान के साथ तो भैया ये तो लेबनान के ऊपर हो रहा है, ये तो होते ही ऐसे हैं। वो जो हमारे यहाँ की जो नैरेटिव है, साउथ एशिया में दरअसल हिंदू मुसलमान इतना ज़्यादा है, इतनी नफरत ज़्यादा है कि मुसलमान के नाम से ही हमको लगता है कि कोई विलेन होता होगा, कोई आतंकवादी होता होगा, उसको अफगानिस्तान के तालिबान दिखाई देने लगते हैं और वो पाकिस्तान के आतंकवादी दिखने लगते हैं। मुसलमान के नाम पे यही इमेज बनती है। जैसे कोई कहता है आतंकवादी तो तुरंत भारत का और साउथ एशिया का आदमी उसको मन ही मन में स्वीकार कर लेता होंगे। और ये हो रहा है वो रहा। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये अभियान चल रहा है भारत में, एक ख़ास तरह की IT सेल ये फैला रही है कि किस तरह से जो है वो लेबनान में पहले बहुसंख्यक क्रिश्चियन होते थे, अब अल्पसंख्यक हो गए, फला हो गए, ढिमका हो गए, और वहाँ पर जो है ये कब्जा कर लिया मुल्लों ने। तो मैं वहाँ की दशा आपको बताता हूँ। लेबनान अगर मुझसे पूछेंगे तो भारत से धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। अभी हाल में जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है, जो वहाँ पर US की जो हाउस की रिपोर्ट होती है, वहाँ की एक संसदीय समिति है जो पूरी दुनिया की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों पे रिपोर्ट जारी करती है, उसकी रिपोर्ट में भारत को उन देशों की सूची में रखा गया है जो विशेष चिंता वाले देश हैं। अब इसको अगर रिपोर्ट को अगर एक तरफ रख भी दें तो हमको ये समझना पड़ेगा क्या लेबनान सचमुच अफगानिस्तान की तरह उस तरह वो शरिया कानून उस टाइप का देश है या एक उन्नत देश है? और अगर एक वैसा देश है और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वेस्ट वालों को तो अभी आतंकवाद का जो है चस्का नहीं लगा, इन्होंने झेला नहीं है वगैरह वगैरह, ये मैक्रो वो मैक्रो सपोर्ट कर रहा है लेबनान को जिस मैक्रो के फ्रांस के अंदर एफिल टावर के पास याद कीजिए आतंकवादी हमला हुआ था। ये वो मैक्रो है जिसके यहां एक शार्ली हेब्दो मैगजीन में कार्टून बनाने वाले आदमी की हत्या कर दी गई थी। ये वो फ्रांस है। लेकिन फ्रांस में और बाकी इन लोगों में जो अंतर है वो ये है कि फ्रांस आतंकवादी और आम मुसलमान में अंतर करने की तमीज़ जानता है। यूरोपियन देश इस बात की तमीज़ जानते हैं, इसलिए वो पूरी कौम के पीछे नहीं पड़ते हैं। और याद रखिए, अगर आप पूरी कौम को टारगेट करेंगे तो प्रतिक्रिया भी पूरी कौम से ही आती है। और ये बहुत बड़ी गलती है कि अगर आप कोई आतंकवादी किसी कौम में 100 हैं तो 10 लाख लोगों में अगर 100 आतंकवादी हैं, उन 100 आतंकवादियों को अगर आप 10 लाख लोगों से अलग गिनोगे तो वो जो 10 लाख लोग हैं वो उन 100 आतंकवादियों को कूटने पीटने में आपकी मदद करेंगे। और अगर आप उन 100 को कहेंगे कि सब एक जैसे हैं 10 लाख और ये,
तो फिर आपको उन 10 लाख से कुटने पिटने को भी तैयार होना चाहिए। तो या आप कूट लोगे पीट लोगे, या वो आपको कूट लेंगे पीट लेंगे। ये समझ यूरोप रखता है, इसलिए वो आतंकवादियों को आतंकवादी मानता है, बाकी लोगों को अलग मानता है। लेकिन इसकी कमी कसर सब जगह दिखती है। भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें ये गाय गुंडों वाली चीज़ें भी थी, बहुत सारी थी, उसमें मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि वो डिटेल हो जाएगी लंबी। फिलहाल अब आप ये समझें कि बैरूत की स्थिति क्या है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि बैरूत में जनसंख्या का अनुपात क्या है। बैरूत मतलब लेबनान, बैरूत लेबनान की राजधानी है, और वहाँ पर किस तरह से अल्पसंख्यकों को क्या सम्मान मिलता है। देखिए, बैरूत में जो आबादी है उसमें करीब 61% मुसलमान है, 62% के आसपास, वही 26-27% शिया, 26-27% सुन्नी, और बाकी जो है 46% के आसपास वहाँ पे ईसाई है। लेकिन ये दुनिया में गिने चुने देशों में ही आपको ऐसा उदाहरण मिलेगा कि सरकार में भी रिजर्वेशन है। ऐसा चमत्कार केवल लेबनान में है। और लोग यहाँ लिख रहे हैं कि लेबनान में मुसलमानों ने आबादी ज़्यादा करके कब्जा कर लिया है, क्रिश्चियन को खदेड़ दिया है। एक बाकायदा वीडियो बनाया गया, उसमें एक औरत बैठ के इंटरव्यू दे रही है और बता रही है हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, और वही सारे नैरेटिव, 4 शादी करते हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हमारी आबादी धीरे से बढ़ रही है। मुझे बता दो यार, एक आदमी, भाई 1 मिनट के लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा उदाहरण मैं ऐसा दे रहा हूँ। एक महिला अगर बच्चा पैदा करती है तो एक प्रोडक्शन यूनिट है, वो महिला एक मशीन है जिससे आप बच्चे पैदा करते हैं। 4 मशीनों को एक आदमी ऑपरेट करेगा, और एक आदमी और 4 आदमी 4 मशीनों को ऑपरेट करेंगे। यानी 4 महिलाओं की शादी 4 पुरुषों से होती है, और 4 महिलाओं की शादी 1 पुरुष से होती है। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए कि उस कम्युनिटी की महिलाओं के बच्चों के ज़्यादा बच्चे कैसे पैदा होंगे? क्या 4 पुरुषों से शादी करके पैदा होंगे या 1 पुरुष से शादी करके पैदा होंगे? मानता हूं कि चारों महिलाएं बराबर ही बच्चे पैदा करेंगी, चाहे वो अलग अलग 4 पुरुषों से शादी करें या 1 पुरुष से करें। लेकिन 1% संभावना यह भी बनती है कि 1 पुरुष से 4 महिलाएं अगर शादी करेंगी तो कम बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन वो बोल रही है, और ये नैरेटिव यही भारत में कहा जाने वाला नैरेटिव है। यानी एक फेक वीडियो बनाया गया जिसके जरिए जिसको बता दिया गया कि ये वहां की क्रिश्चियन महिला है। तो मतलब एक पूरा प्रचार चल रहा है, और वो प्रचार भारत में एक अजीब तरह की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो लेबनान जो है वो वैसा देश नहीं है जिसको नेतन्याहू कह सके कि हम आतंकवाद को कुचलने के लिए लेबनान पे कब्जा कर रहे हैं। इनका जमीन हड़पने की नीयत है, उसी के कारण इन्होंने गाजा तबाह किया, उसी के कारण ये उधर बढ़ रहे हैं। इसीलिए अब ये चारों तरफ से घिर गए हैं। एर्दोगान तैयार है, ईरान तैयार है। ईरान के बारे में तो खबर आ रही है उसने अभी परमाणु परीक्षण भी किया है, क्योंकि उस इलाके में एक भूकंप आया है। भूकंप के मामले में जब परमाणु परीक्षण का भूकंप होता है तो उसमें जो पहले और शुरुआती और बाद के झटके होते हैं, यानी भूकंप आता है तो पहले भी कुछ झटके आते हैं, बाद में भी आते रहते हैं झटके, आफ्टर शॉक वगैरह, वो बिल्कुल नहीं आए हैं। उसकी रिपल्स सेम थी, सारी चीज़ें बिल्कुल वो थी जैसे कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। ईरान एक सीधे आपके सामने खड़ा हुआ है। फ्रांस ने वो दिया, हम 1 रुपए की कोई इनको हथियार नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है वो गरीब लोगों पे डाल रहे हैं, आम लोगों पे डाल रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस पूरी दुनिया में ये वातावरण बना रहा है और सारे देशों से कह रहा है इसको पैसे और मदद देना बंद करो, क्योंकि ये लोगों को कॉकरोच की तरह मार रहा है। बाकी मैं कल बता चुका हूं, खुद नेतन्याहू कह रहा है कि 7 फ्रंट पे वो लड़ाई लड़ रहा है, 7 जगह लोगों ने उसको घेर लिया है। टर्की एक अलग से बीच में आ गया, फ्रांस अलग से बीच में आ गया, अमेरिका भी अब ये समझने लगा है, और अमेरिका पिछले कुछ समय से लगातार दबाव भी बना रहा है कि भाई कहीं ना कहीं सीज फायर करो। लेकिन जो फिलिस्तीन पे कब्जा जैसे जैसे इजराइल करता जाएगा, वैसे अरब देश उसके खिलाफ मोटिवेट होंगे, और जैसे जैसे मोटिवेट होंगे अमेरिका को और भी मज़े आते हैं बहुत सारे उसमें, उसके धंधे पानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रिसोर्स हैं गल्फ़ के पास में। जो पुराना जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके ज़माने से, कई लोग कहते हैं इतने सारे मुस्लिम देश कैसे हो गए? भैया एक बड़ा मुस्लिम देश था जिसके कई टुकड़े हो गए, तो सब उसके अंदर से बहुत सारे मुस्लिम देश निकल आए, ऐसे हो गए। खैर, तो दूसरी बात क्या है कि लेबनान जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेबनान फ्रांस की कॉलोनी था, करीब लंबे समय तक वो फ्रांस की 25 साल के करीब रहा है। तो हुआ यह था कि जब ये जो ऑटोमन साम्राज्य था
इसको जब अलग अलग लोगों ने बांट लिया तो संयुक्त राष्ट्र ने एक एक हिस्से के का इंचार्ज या एक एक हिस्से पर राज करने का एक एक को अधिकार दे दिया। तो जो लेबनान था इसमें फ्रांस का अधिकार था। फ्रांस ने ही लेबनान को विकसित किया, फ्रांस का ही वहाँ कल्चर है, फ्रांस की तरह वहाँ टॉलरेंस है, और तो और दूसरी भाषा भी फ्रांसीसी है वहाँ पे। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पे, तो वहाँ पर बाकायदा राष्ट्रपति अगर कोई होगा तो वो ईसाई होगा, ये उनके संविधान में लिखा हुआ है। ईसाई ही राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा सुन्नी मुसलमान, और संसद का जो अध्यक्ष बनेगा वो शिया मुसलमान बनेगा। ये उनके यहाँ पे बाकायदा एक प्रणाली है, धर्म के आधार पर उन्होंने पद बांट लिए हैं। ये वो लेबनान है जिस पे ये कब्जा करना चाहते हैं, जिसको ये आतंकवादी कह रहे हैं, और जिसकी ज़मीन के अंदर घुस के ये आतंकवादी करने की बात कर रहे हैं। ये बीच में भी घुसे थे, फ्रांस के जाने के बाद इंटरनल कन्फ्लिक्ट जब हुए वहाँ पे उनका फ़ायदा उठा के ये घुसे थे, और इनको खदेड़ा ही किसी ने था तो वो हिजबुल्लाह ने था, इसलिए हिजबुल्लाह के नाम से इनको जोड़ी चढ़ती है। किसको? इजराइल वालों को। आपको बताऊं, खैर इराक में अगर आप जाएं तो 95 से 98% आबादी है मुसलमानों की वहाँ पे। यहाँ पे तो लेबनान में 61% ही है। इराक में भी एक अनौपचारिक समझौता है जिसमें राष्ट्रपति कुर्द होगा, प्रधानमंत्री शिया मुसलमान होगा, और संसद सदस्य सुन्नी मुसलमान होगा। और ये इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि वहाँ पे 95% लोग यही हैं। अरे आप छोड़िए, हमारा जो बगल में है पाकिस्तान, वहाँ पे भी संसद में जब 2-2, 4-4% आबादी होने के बावजूद अल्पसंख्यकों के लिए सीटें रिजर्व हैं। खैर, हम वापस चलते लेबनान पे, और सीन ये है लेबनान का कि वो लेबनान जो आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी इस बीच में, जो कितना विकसित है, किस तरह की इंडस्ट्री है, सारी चीज़ें हैं, उस लेबनान को आतंकवादी कह रहा है। और इतनी बड़ी कंपनी, ऑयल कंपनी के पूरे गोदाम पे, पूरे के पूरे प्लांट पे इसने मिसाइल फेंक दी है। कैलटेक्स कंपनी थी जो फ्रांस की कंपनी है। अब आपने एक ऑयल कंपनी के गोदाम को उड़ा दिया मिसाइल से, क्यों भैया? और अगर ऐसे बहानेबाजी कर करके तुम किसी को भी, अगर जैसे इजराइल कह रहा है ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी देश है, ऐसे करोगे तो अमेरिका का रिपोर्ट उठा लोगे, भारत को घोषित कर दोगे, एक मिसाइल हम पे डाल दोगे, साले मारेंगे नहीं पकड़ के हम तुमको। तो कुल मिला के जो सीन है वो आपके सामने है, और वो सीन ये कहता है कि अब नेतन्याहू को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आदमी अलग अलग फ्रंट खोलता जा रहा है, ये पूरी दुनिया का खर्चा पानी बढ़ाता जा रहा है। एक सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक की बात नहीं कर रहा हूं, सुपरसोनिक मिसाइल, यानी जो 5 मैक से कम, 3 से 5 मैक के बीच में जिसकी रफ्तार होती है, ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना या 5 गुना के बीच में, जो भारत में हमारी ब्रह्मोस हैं, वो 46 मिलियन पौंड कीमत की होती है एक मिसाइल। अरबों खरबों रुपया ये रोज युद्ध में बर्बाद कर रहा है बैठ के। अब इसकी इंटरनल राजनीति अलग है, वो ये भी है कि ये आदमी, इसकी तनख्वाह, इसकी नौकरी गई थी, ये आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुका था, इसके खिलाफ पूरी की पूरी जनता सड़क पे थी इजराइल की। इस आदमी ने वहाँ घोटाला किया, तो घोटाला ये किया था कि एक अखबार वाले से कहा, एक अखबार ग्रुप था वहाँ का बड़ा सा, जैसे हिंदुस्तान का टाइम्स ऑफ इंडिया हो, उस ग्रुप से इसने कहा कि भाई देख ऐसा है, तो मेरी पार्टी की ये सब कराकर, तारीफ वारीफ कराकर, और मैं तेरे को फ़ायदा करवाऊँगा, तेरी बिक्री बढ़वाऊँगा, तेरे विज्ञापन बढ़वाऊँगा। ये इसने डील की। ये डील पता लग गई, और पता लगने के बाद बाकायदा ये भ्रष्टाचार की जाँच हुई। जांच होने के बाद कोर्ट में मामला गया, और कोर्ट में मामला जाने के बाद ये लगभग तय हो गया था कि नेतन्याहू को इस मामले में अब सज़ा होगी, और वहाँ पर कानून है कि भैया सज़ा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को दोषी ठहरा दिया तो उसको हटना पड़ेगा, उसकी नौकरी जाएगी, मतलब उस प्रधानमंत्री को हटाया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कानून बदल के कभी कभी न्यायपालिका को कब्जे में लाने की कोशिश करते, कुछ करते हैं, तो नेतन्याहू वहाँ संसद में एक बिल ले आया, और उस बिल में इसने ये इंतज़ाम किया कि अगर न्यायपालिका किसी को सज़ा सुना देती है तो उस आदमी को हटाया नहीं जाएगा, संसद के सदस्य को भी हटाया नहीं जाएगा। ऐसा करके ये कानून लेके आ गए।
उस कानून के खिलाफ पूरा का पूरा इजराइल सड़क पे इसके खिलाफ उतरा हुआ था, जिन परिस्थितियों में इसने ये पंगे और रायते फैलाए हैं। यानी तुम अपनी एक प्रधानमंत्री की गद्दी बचाने के लिए 41,000 लोगों को मरवा सकते हो, अपने देश की भूमि का विस्तार करने के लिए 41,000 लोगों को मरवा सकते हो। और अगर आप आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहे हो तो आप ये बता दो कि अभी तक की लड़ाई में, इस 1 साल की लड़ाई में आतंकवाद को तुम कितना खत्म कर पाए हो? तुम आतंकवाद को खत्म कर रहे हो या आतंकवाद पीड़ितों को खत्म कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो नेतन्याहू की हकीकत हमारे सामने रखते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। साझा करें लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।